बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं एजाइल का सेकंड सेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि समझने के सबसे बुनियादी और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जब आप एजाइल पढ़ते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती क्या है, यानी एक लाइफ साइकिल समझते हैं। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के शुरू होने से लेके ख़त्म होने तक की पूरी एक पूरा एक उसका जितने भी फेजेस से गुजरता है लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, किस चीज़ की लाइफ साइकिल की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, कि सॉफ्टवेयर कैसे बनती है और फिर उस थ्रू आउट द लाइफ उसका जो है वो क्या किन किन फेजेस से जो है वो गुजरती है। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एस डी एल सी यानी क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका भाई एवोल्यूशन क्या रहा, मतलब स्टार्टिंग में एस क्या था और आज के दौर में एस को कैसे अप्लाई किया जाता है, एस की ज़रूरत क्यों पेश आई, और एस में कौन कौन से फेजेस होते हैं, और इसकी एक केस स्टडी भी हम यहाँ पर करेंगे। सही है भाई। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या? ये एक प्रोसेस है जिसे अप्लाई किया जाता है इसके ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जब भी आप कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने जाते हैं तो आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हुए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हुए इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। ठीक है, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती क्या है? बेसिकली ये कंसिस्ट करता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ या फिर फेजेस पर दैट गवर्न द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब क्या हुआ इस बात का, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो किस चीज़ का नाम है? बेसिकली ये नाम है कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ का। हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, एक सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? कुछ एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं या डिफरेंट फेजेस भी कह सकते हैं। अब ये एक्टिविटीज़ करती क्या है? ये पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, यहाँ पर गवर्न करती हैं। ठीक है, फेजेस में वेराई फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, हाउएवर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SDLC रिमेन्स द सेम। यानी अब ये जो फेजेस की बात हो रही है कि भाई आपकी ऐप जब बनती है या आपकी जब सॉफ्टवेयर बनती है तो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। मुख्तलिफ तरह के मरहले होते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइनिंग, सही है, कोडिंग, मुख्तलिफ मराहिल होते हैं जिनसे एक सॉफ्टवेयर गुजर के बनती है। सही है, अब यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि फेजेस में वेराई फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, यानी ये जो फेजेस हैं या आपके जो मराहिल हैं, ये कह लें कि डिपेंड करते हैं, वेराई करते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे। कुछ प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब किसी में ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उसमें रिक्वायरमेंट गैदर करने में टाइम लग सकता है या कोडिंग के फेज़ में ज़्यादा टाइम लग सकता है, सही है, या टेस्टिंग करने में टाइम लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, कि प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट है या कोई आपके पास बहुत कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इट डिपेंड्स, इंटरप्राइज लेवल का प्रोजेक्ट। SDLC process helps organizations to plan their software development project efficiently and allocate the right resources to the project. SDLC आपको क्या चीज़ फराहम करता है, ऑर्गेनाइजेशंस को किस चीज़ में मदद करता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से मैनेज करें। सही है, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं वो उनको हेल्प करता है SDLC कि वो अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से मैनेज करेंगे। किसी भी अगर लाइक उनके पास कोई एक प्रोजेक्ट आया तो अब उसको किस तरह से लेके चलना है, इसमें पहले क्या क्या काम करने हैं, किस तरह से मैनेज करनी है सारी चीज़ें, तो उस चीज़ में आपको हेल्प कर रही होती है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ SDLC की बात करें तो इसे कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? SDLC अप्लाइड टू बिल्ड न्यू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो टू एनहेंस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। जब भी कोई एक नया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसमें हम SDLC का इस्तेमाल करते हैं। मतलब SDLC जैसे कि मैंने बताया है क्या, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है, मुख्तलिफ मराहिल हैं इसके अंदर जिन्हें फॉलो करते हुए एक सॉफ्टवेयर बनती है। तो जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आपने पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, उसे मज़ीद बेहतर बनाना है, तो तब भी आप SDLC का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई।
SDLC is applied right from when the project is planned and extends throughout the development phase until the software is installed or ready for deployment. तो यहाँ पर बात हमें क्या समझ में आती है कि SDLC बिल्कुल शुरुआत से ही जब कोई सॉफ्टवेयर बनना शुरू होती है, ठीक है, तो बिल्कुल शुरू में इसको अप्लाई किया जाता है और ये फिर कब तक चलता है, SDLC कब तक अप्लाई होता रहता है, जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो जाए या डिप्लॉय ना कर दी जाए क्लाइंट को, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक SDLC के तमाम मराहिल को फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या बात बताई जा रही है कि SDLC हैज़ टू मीट अ कंपनीज बिजनेस रिक्वायरमेंट विच आर एज फॉलोज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या किसी भी कंपनी की बात करें तो SDLC को उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, जैसे कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, यानी अगर हम बात करें डेवलपर्स एंड कस्टमर्स हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डिज़ायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट। यानी कि डेवलपर्स जो हैं और जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, उन्हें एक बैलेंस कायम करना होता है किस चीज़ के अंदर, क्वालिटी और कॉस्ट के दरमियान। अब क्लाइंट क्या चाहेगा कि कॉस्ट कम से कम हो, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त हो, ठीक है, जबकि आपका डेवलपर क्या चाहेगा कि भाई कॉस्ट ज़्यादा हो और जल्द से जल्द मैं अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसको जो है वो हैंड ओवर कर सकूँ, ठीक है। तो SDLC आपको मदद करता है कि भाई इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस कायम कर सके कि आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाइड रहे और आपका डेवलपर भी परेशान ना हो। Strong management control throughout a project. Regular checks are made to see if it is on track. If not, then corrective measures need to be taken. मतलब क्या हुआ कि SDLC चेक एंड बैलेंस भी रखता है हर चीज़ का कि भाई आपका जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है तो उसको ट्रैक पर लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ भी हम किसकी मदद से ट्रैक कर सकते हैं, SDLC की मदद से, ठीक है भाई। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है SDLC आपकी। मतलब बिजनेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैव टू चूज़ द अप्रोच दैट यील्ड मैक्सिमम रिजल्ट फॉर अ गिवन कॉस्ट। जो बिजनेस डेवलपर्स होते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, उन्हें एक ऐसी अप्रोच की जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि वो मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकें और उनकी रेपुटेशन भी जो है वो यहाँ पर बढ़े, ठीक है। तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है, आपकी कंपनी की रेपो भी जो है वो इंक्रीज़ करती है। एवोल्यूशन की बात करें, SDLC कब बना और मतलब इसका क्यों कर यूज़ हुआ, तो यहाँ पर बात करते हैं कि इन द अर्ली ईयर्स 1960s 1960 के दौर की अगर हम बात करें, द नीड वाज फेल्ट फॉर एन एनालिसिस एंड डिज़ाइन फेज। यानी उस दौर की अगर हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो तब ना कोई एनालिसिस होता था ना कोई डिज़ाइनिंग होती थी। मतलब बस डायरेक्ट कोडिंग करना स्टार्ट कर देते थे डेवलपर्स। एनालिसिस से क्या मुराद है कि क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करना, जायज़ा लेना कि भाई क्लाइंट की नीड क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं होता था, ना ही डिज़ाइनिंग का कोई फेज़ था। मतलब पहले GUI तो होती भी नहीं थी ना, ग्राफिकल इंटरफेस होता ही नहीं था, तो डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो एक अच्छी अच्छी सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में आ रही थी, तो ज़रूरत ये पेश आई कि भाई मार्केट में अब ये जो सॉफ्टवेयर्स लाई जा रही हैं इनके लिए डिज़ाइनिंग का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई पहले हम एक प्रॉपर डिज़ाइन तैयार करें फिर हम अपनी सॉफ्टवेयर को बनाएं। तो कुछ जैसे SDLC है, इसी तरह के कुछ जो है वो हमारे पास अप्रोचेस सामने आई उस दौर में, जैसे कि कॉम्प्लेक्स टेक्निक सच एज एक्यूरेटली डिज़ाइन सिस्टम ADS एंड टैग मतलब टाइम ऑटोमेटेड ग्रिड वेर नॉट वाइडली यूज। मतलब उस दौर में भी अप्रोचेस थी, यानी SDLC उस दौर में ईजाद नहीं हुआ था, लेकिन तब कुछ अप्रोचेस फॉलो होती थी जैसे ADS या कौन सी फॉलो होती थी, टैग। लेकिन ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कि इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी। इनको इट सेल्फ अप्लाई करना बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक टास्क हुआ करता था। तो फिर क्या हुआ, लेटर सम न्यू प्रिंसिपल्स आर इनकॉर्पोरेटेड। कुछ नई चीज़ों को मुतारिफ़ करवाया गया, कुछ नए असूल बनाए गए। अब वो असूल क्या थे कि वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द आउटपुट टू डिटरमाइन द नेसेसरी इनपुट, के आउटपुट को माइंड में रखते हुए
ये जायज़ा लगाया जाता था कि भाई इनपुट क्या देना होगा। मतलब लेट सपोज सॉफ्टवेयर का आउटपुट जो है ना हमने प्रिडिक्ट कर लिया गया, सॉफ्टवेयर में क्या क्या जो है वो ऑप्शंस होंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे। फिर उसको बैकवर्ड प्रिडिक्ट किया करते थे कि भाई हमें इनके अकॉर्डिंगली इनपुट क्या देना होगा। लेकिन ये टेक्निक्स भी इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं होती थी। रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर ग्राफिकली, कैप्चर रिक्वायरमेंट्स इन अ फॉर्मेट रिकॉर्ड, ये कुछ टेक्निक्स थी उस दौर में जो फॉलो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाइडली नहीं यूज़ होती थी, क्योंकि इटसेल्फ इन्हें अप्लाई करना किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड था। SDLC first made its appearance and eventually became a practice in systems development। यानी 1970 की बात है तकरीबन कि SDLC को मुतारिफ़ करवाया गया और ये एक ऐसी प्रैक्टिस बन गई कि उसके बाद से फिर हर एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करने लगी। ठीक है, became a practice in system development। SDLC approaches then emerged which help eliminate premature coding and focus on first the analysis, then the design and finally on coding। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि SDLC ने आपको एक ऐसी अप्रोच प्रोवाइड की कि वो किस चीज़ को एलिमिनेट करती है, प्री मेच्योर कोडिंग को। प्री मेच्योर कोडिंग का मतलब क्या है भाई? पहले के दौर में कोई डिज़ाइनिंग कुछ नहीं होती थी, एनालिसिस कुछ नहीं होता था, डायरेक्ट कोडिंग करते थे, जिसकी वजह से आगे चल के काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ठीक है, अब ये मैं 1960 के दौर की आपको बात बता। तो फिर SDLC आया और उसने इस चीज़ को एलिमिनेट किया और उसने फोकस किस चीज़ पे बनाया? एनालिसिस पे, कि भाई पहले एनालिसिस करो आप सॉफ्टवेयर का, फिर क्या करो? डिज़ाइनिंग करो और फिर कोडिंग की तरफ जाओ। डायरेक्ट प्री मेच्योर कोडिंग स्टार्ट ना कर दो। SDLC process was then divided into several distinct phases which are dependent on each other। फिर SDLC के अंदर हमने कुछ फेजेस को मुतारिफ़ करवाया, ठीक है, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते थे। मिसाल के तौर पे डिज़ाइनिंग, अब जब तक डिज़ाइन नहीं कंप्लीट होगा कोडिंग पे जा सकते हो? नहीं। टेस्टिंग, अब जब तक कोडिंग कंप्लीट नहीं होगी टेस्टिंग कर सकते हो? नहीं। तो ये सारे फेजेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, नीड फॉर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पेश आई? देयर इज़ इंक्रीजिंग नीड ऑफ for automation of different everyday services such as processing the bills, personal banking, ticket booking and so on। यानी अब आप देख रहे हैं कि बेसिकली जैसे जैसे सॉफ्टवेयर्स की डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरत पेश आई कि भाई अब ऐसी भी सॉफ्टवेयर्स मार्केट में होनी चाहिए जो आपके कामों को ऑटोमेट कर दें। ठीक है, ऑटोमेट करने से मुराद जैसे कि रोज़मर्रा की हमने कुछ भी काम करने हैं, जैसे कि बिल पे करना है, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, पर्सनल बैंकिंग करनी है, या हमने टिकट बुकिंग करनी है, इस तरह के कोई भी काम करने हैं, तो ये ज़रूरत पेश आई कि यार ये सारे काम ऑटोमेट हो जाएं। किसकी मदद से? एक सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, एज बिजनेसेस इवॉल्व देयर सर्विसेज आल्सो नीड्स टू बी इवॉल्व विच इन टर्म्स मीन्स बेटर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। जैसे जैसे बिज़नेस इवॉल्व करते गए तो उन्हें भी ज़रूरत पेश आई कि भाई अब हमारा बिज़नेस एक्सपैंड हो रहा है, अब हम हर चीज़ कागज़ के ऊपर तो करने से रहे, रजिस्टर पे तो करने से रहे, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि जिसके थ्रू हम तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो बिजनेसेस जब एक्सपैंड हुए तो उन्हें भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पेश आई। सॉफ्टवेयर प्रोसेस हैव टू बी डिज़ाइन टू हैंडल अ वाइड वैरायटी ऑफ इनपुट्स एट द इंटरफेस लेवल, फॉर एग्जांपल पर्सनल डिटेल इंटर वाइल बुकिंग टिकट्स। फिर सॉफ्टवेयर में ये ज़रूरत पेश आई कि यार सॉफ्टवेयर ऐसी होनी चाहिए कि जिनके अंदर यूज़र अपनी डिटेल ऐड कर सके। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर किसी ने अपना बैंक अकाउंट से कोई पैसे ट्रांसफ़र करने, तो अब उसमें रिक्वायरमेंट क्या आई कि भाई कुछ फील्ड्स होनी चाहिए जिनमें यूज़र अपना फॉर्म पूरा फिल करे, ठीक है, और अपने जो है वो कैश ट्रांसफ़र कर सके। तो इस चीज़ की वहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर ज़रूरत पेश आई। देयर शुड बी नो एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर स्पेशली वाइल यूजिंग फॉर सेंसिटिव पर्पसेस सच एज अपडेटिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स, नो मैटर हाउ ऑफन और नंबर ऑफ टाइम इट रन। यानी कि अब फिर ये ज़रूरत पेश आई कि यार सॉफ्टवेयर में बग्स भी नहीं होने चाहिए, सॉफ्टवेयर में फ़ीचर्स भी अच्छे हों, बग्स भी ना हो, क्योंकि अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है लाइक मेडिकल रिपोर्ट्स बनानी है या यूज़र अपना जो है बैंकिंग कर रहा है, लाइक पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है या पैसे मंगवा रहा है, अब इस दौरान ऐप में अगर बग्स आ जाए, सॉफ्टवेयर में बग्स आ जाए, मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता। तो ये ज़रूरत पेश आई कि भाई
एरर्स नहीं होने चाहिए सॉफ्टवेयर में। तो देखिए मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स के अंदर रिक्वायरमेंट्स की जो है वो नीड पड़ती रही, तब SDLC सामने आया। अब ये आपके सामने देखें SDLC के तमाम फेजेस हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सबसे पहला फेज़ कौन सा आता है? प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को प्लान करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब जायज़ा लेते हैं। फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट फेज़ कौन सा आता है? डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी लाइक क्लाइंट से हमने अंडरस्टैंड कर लिया सारी चीज़ें, अब रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करने का टाइम आया कि भाई हमने अब करना है क्या और कैसे करना है। फेज़ 3 में क्या है? डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर, यानी फ्रंट एंड डिज़ाइन करना, बैक एंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्कीमा क्या डिज़ाइन होगा, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं। फेज़ 4 क्या है? बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, ये कोडिंग फेज़ आ जाता है जहाँ पर हम एक्चुअल में कोडिंग करके अपनी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। 5वां फेज़ क्या आता है? टेस्टिंग का। ठीक है, टेस्टिंग फेज़ यानी अब सॉफ्टवेयर तैयार हो गई, अब उसको टेस्ट करने की बारी आती है। अगर उसमें कोई एरर्स आ रहे हैं तो उन्हें एलिमिनेट किया जा सके। और छठा फेज़ डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, यानी डिप्लॉय कर दो और उसके बाद मेंटेनेंस सर्विस भी क्लाइंट को प्रोवाइड करो। तो ये तमाम आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या है? SDLC के फेजेज़ हैं, जो कि ऑब्वियस बात है कि एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट। सॉफ्टवेयर को तब तक डिप्लॉय नहीं कर सकते जब तक टेस्टिंग मुकम्मल ना हो जाए, टेस्टिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कोडिंग आपकी कंप्लीट ना हो जाए, कोडिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक डिज़ाइन प्रॉपर तैयार ना हो, और डिज़ाइनिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक रिक्वायरमेंट्स का ना पता हो। तो ये तमाम फेजेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्लियर है ना? बेसिक है। अब ये तमाम फेजेस को हम ज़रा यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। SDLC starts with problem definition phase. In this, client's problem is identified and understood. यानी सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझा जाता है, ठीक है, और आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, उसको क्या सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या की जाती है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग की जाती है, यानी इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग अ प्रीलिमिनरी मीटिंग विद द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज क्लाइंट्स नीड्स, यानी क्लाइंट के साथ इसमें मीटिंग की जाती है। इस फेज़ के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है। ठीक है, अब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग किन किन तरीक़ों से कर सकते हो? भाई आप इंटरव्यू का जो है वो यहाँ पर अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। आप क्वेश्चनेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चनेयर्स समझते हैं? क्वेश्चनेयर्स का मतलब होता है सवालनामे, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, वो क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाता है और में है हाँ पूरा एक तरह का प्रपोजल बना हुआ। रिकॉर्ड रिव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, ये काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। रिकॉर्ड रिव्यूज़ का मतलब है कि प्रीवियस लाइक पहले क्लाइंट्स के लिए काम किया हुआ है, ठीक है, जो पहले क्लाइंट्स के लिए काम किया है तो उसमें क्या अप्रोच रही, ठीक है, उसको भी फॉलो यहाँ पर किया जाता है। ऑब्जर्वेशन अभी नीचे डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंटरव्यूइंग, अब इंटरव्यूइंग क्या है? इज़ एन ऑफन यूज टेक्निक व्हेन एनालिस्ट tries to get information regarding a problems from managers, department head and functional head. The analyst will ask the customer a set of context-free questions which will lead a basic understanding of their problem and nature of the solution that is desired. यानी यहाँ पर सबसे पहले काम किसका आता है? एनालिस्ट का। ठीक है, अब एनालिस्ट क्या करेगा? क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम को समझेगा और उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे एनालिस्ट ये काम करता है? मैनेजर्स के, डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उनके बिहाफ पे काम करता है। फंक्शनल हेड्स के बिहाफ पे ये तमाम काम कौन कर रहा होता है? एनालिस्ट। क्या काम करता है? रिक्वायरमेंट्स गैदर करना। कॉन्टेक्स्ट फ्री क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? कि whom will the requirement cater to? What will be the economic benefit if we come out with a successful solution? यानी आपके लिए जो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे
उसका इकोनॉमिकल फ़ायदा क्या होगा, मतलब लाइक उसका कोई इकोनॉमिकल फ़ायदा है, कंट्री को कोई फ़ायदा है आपके सॉफ्टवेयर का बनाने का, ठीक है। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट विच द सोल्यूशन इज़ टू बी यूज। सबसे पहले वो यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो बनाया जाता है कि जिसके अंदर आपके लिए सॉफ्टवेयर को उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। आर द क्वेश्चंस विच आई हैव बीन पुटिंग अप रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम दैट ऑन हैंड, कि हम आपसे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं या हम जो आपसे लाइक जो भी रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो एनालिसिस में की जाती हैं, क्लाइंट से लाइक उसकी रिक्वायरमेंट को गैदर करना। क्वेश्चनर्स क्या होते हैं, आर यूज व्हेन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पॉन्सेज इज रिक्वायर्ड एंड द कंसल्टेंट्स नीड डेफिनेट आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम एरिया। यानी कि क्वेश्चनर्स का इस्तेमाल किया जाता है कि जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और आपको एग्जैक्ट डेफिनेट आंसर्स चाहिए तो आप क्लाइंट को क्या दे देते हो, क्वेश्चनर्स दे देते हो। अब ये क्वेश्चनर्स कैसे होते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। रिक्वायरमेंट क्वेश्चनर्स, कुछ इस तरह के सवाल नामे जो है वो दिए जाते हैं। एक मिनट, लाइक ये एक मेरे पास यहाँ है क्वेश्चन है, लाइक ये किसी वेबसाइट के लिए क्वेश्चन है, इसमें कुछ सवाल हैं कि विच सोशल नेटवर्क डू यूज़, विच काइंड ऑफ डिवाइसेस यूज मोस्ट ऑफन टू एक्सेस सोशल नेटवर्क, डू यू यूज़ मोबाइल ऐप्स और वेब ब्राउज़र। इस तरह के ना लाइक किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ना सवालात, एक पूरा सवाल नामा क्लाइंट को दिया जाता है, क्वेश्चनर दिया जाता है जिसमें वो एग्जैक्ट डेफिनेट आंसर्स प्रोवाइड करता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। For instance, getting responses from our workers at a factory site is an ideal situation for plotting questionnaires as a lot of time can be taken up interviewing such a large group. यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो कि आप क्वेश्चनर्स जो है वो प्रोवाइड कर देते हो और उससे जो है वो आंसर लेना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, बजाय कि आप इतने बड़ा लेट सपोज़ के जो क्लाइंट है अब उसके साथ आप बैठ के इंटरव्यू करो तो क्वेश्चनर जो है वो एक ज़्यादा इजी अप्रोच रहती है क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए। रिकॉर्ड रिव्यूज़, अ टेक्निक यूज इन ऑल द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, helps to review existing record that an analyst can understand the data, its movement and usage within organization. Cuts down on the time spent in asking people with the organization basic questions that relate to the day-to-day functioning of a system. यानी रिकॉर्डेड रिव्यूज़ क्या है, रिकॉर्डेड रिव्यूज़ में हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि लाइक आपके जो पास प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर आपके क्या रिव्यूज़ रहे, ठीक है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट सपोज आपने प्रीवियसली किसी एक सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और उसी तरह का एक और क्लाइंट आपके पास आ गया, तो आपको अगर आपका पास रिकॉर्ड है काम का तो आपको उसको रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। बंद नहीं कीजिएगा, बंद तो नहीं कर रहे, बंद कर रहे हैं, पता नहीं मैंने नहीं किया सोला पे, रिमोट आप लोगों के पास ही होता है। अच्छा भाई, ऑब्जर्वेशन पर आते हैं तो हैज़ द एनालिसिस इन डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट इन द करंट सिस्टम। ऑब्जर्वेशन से क्या होता है कि मतलब आपके जो एनालिस्ट होता है ना उसको ये हेल्प मिलती है कि वो प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सके करंट सिस्टम में, सही है कि भाई लाइक अगर लेट सपोज क्लाइंट आया है एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ, वो चाहता है कि यार मैं उसको अपग्रेड करवा दूँ सॉफ्टवेयर को, तो क्लाइंट आपका एनालिस्ट क्या है कि वो उसको ऑब्जर्व करेगा और
खुद ही ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो ये चीज़ डिसाइड कर पाएगा कि भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है और इसको मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता। ठीक है, यूज़र्स आर आइदर अनअवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स or they are hesitant to talk about the outsiders thinking that they may be misinterpreted। जो लाइक क्लाइंट है वो या तो सही तरह से अपना मसला बता नहीं पा रहा होता, अपनी रिक्वायरमेंट बता नहीं पा रहा होता, जबकि अगर एनालिस्ट खुद ऑब्जर्वेशंस करे तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, may ignore certain minute and delicate detail which may be extreme importance on the analyst। अब ऐसा है ना कि लाइक अगर रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, अब उसमें क्लाइंट अपना प्रॉब्लम सही तरह से बता ना पाए, सही तरह से रिक्वायरमेंट्स पूरी बता ना पाए और वो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर जाए जो आगे जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो फिर आपको उसमें उनकी जो है ना रिक्वायरमेंट पड़े, तो ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ भी जो है वो सॉल्व आउट हो जाती है। ठीक है भाई। अब डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स का फेज़ आता है, मतलब पहले तो आपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, फिर आता है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट का फेज़ यानी फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 में क्या होता है कि जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, द सिस्टम डेवलपमेंट कैन बी स्टार्टेड। अब आप यहाँ पर सिस्टम को डेवलप करने सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है सिस्टम डेवलपमेंट से, ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। द प्रोसेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट विद सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम का जायज़ा लेना। सिस्टम का जायज़ा लेने से क्या मुराद है कि भाई आपके पास वो रिसोर्सेज हैं कि जिनसे आप सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हो। लाइक आपके पास वो डेवलपर्स हैं, आपके पास उस तरह के सिस्टम्स हैं, या वो रिसोर्सेज हैं कि जिसकी मदद से आप अपना सॉफ्टवेयर बनाकर दे सको। तो इनका सबसे पहले एनालिसिस किया जाता है, सिस्टम एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, विच इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट द सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू डू। सिस्टम एनालिसिस चंद चीज़ों के बिहाफ पर होता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कस्टमर नीड। ये चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और जायज़ा लिया जाता है कस्टमर की नीड्स का। सिस्टम एवेल्यूशन फॉर फिजिबिलिटी, यानी अपने सिस्टम को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई हमारे पास प्रॉपर डेवलपर्स हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज हैं या नहीं। इस चीज़ का सबसे पहले जायज़ा लिया जाता है। परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एनालिसिस, यानी यहाँ पर इकोनॉमिकली भी जो है ना वो ये बिज़नेस टीम जो होती है वो ये चीज़ ऑब्जर्व करती है कि भाई मतलब कॉस्ट क्या बताई जाए क्लाइंट को, ठीक है, वो क्या डिफ़ाइन की जाए, और टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन की जाए। एलोकेटिंग फंक्शंस टू मैन पावर, डेटाबेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम एलिमेंट्स। यानी कि अब एक सॉफ्टवेयर बनाने में मैन पावर से यहाँ पर क्या मुराद है, लाइक डेवलपर्स, ठीक है। डेटाबेस, ऑब्वियसली बात है डेटाबेस चाहिए होगा आपको हार्डवेयर चाहिए होगी लाइक सिस्टम प्रॉपर, आपको सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं लाइक जिनके अंदर कुछ पेड सॉफ्टवेयर यूज़ हो रही हैं, तो आप जाहिर सी बात है आपको सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक अगर मुझे लेट सपोज मुझे अगर एक एप्पल के लिए एप्लीकेशन बनानी है, एप्पल iOS के लिए ऐप बनानी है, तो मुझे वहाँ पर हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? मुझे एक मैकबुक चाहिए होगी। मैं नॉर्मल सिस्टम पे कभी भी अपना प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, मुझे उसके लिए मैकबुक रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। अब उसमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या आती है कि भैया आपको सॉफ्टवेयर कौन सी चाहिए, एक्सकोड चाहिए, सही है। नॉर्मल सिस्टम पे एक्सकोड चलता नहीं है, वो सिर्फ मैकबुक पे चलता है। तो ये बात है कि भाई आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। इस्टेब्लिशिंग कॉस्ट एंड शेड्यूल कंस्ट्रेंट, यानी क्लाइंट को एक डेडलाइन देना और कॉस्ट डिफ़ाइन करना कि भाई कितनी कॉस्ट लगेगी प्रोजेक्ट को बनाने में और इसकी डेडलाइन क्या हो सकती है, टाइम कंस्ट्रेंट क्या हो सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ सिस्टम डेफिनेशन दैट फॉर्म अ फाउंडेशन फॉर ऑल सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, यानी यहाँ पर आप पूरी एक अपनी फाउंडेशन तैयार करते हैं, आप अपना पूरा सिस्टम यहाँ पर तैयार करते हैं कि भाई ये सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात समझ में आती है, सिस्टम एनालिसिस स्टडी नॉर्मली
conduct a feasibility study based on its result, perform the translation phase of input into a formal specified requirement. अब ये यहाँ पर क्या मुराद है, स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट से यहाँ पर ये मुराद है कि भाई जब आपने अपने सिस्टम का जायज़ा ले लिया, आपने कॉस्ट और टाइम कंस्ट्रेंट, शेड्यूल कंस्ट्रेंट डिफ़ाइन कर दिए, अब बारी आती है कि आप प्रॉपर एक SRS बना दें. SRS समझते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. आप लोगों के जैसे प्रोजेक्ट आते हैं तो आपके पास SRS आती होगी जिसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स होती हैं. अब कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो ये यहाँ पर चीज़ आती है कि अब एक प्रॉपर फॉर्मल स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर जो है वो गैदर कर दिया जाए, यानी पूरा एक SRS बना दिया जाए. ठीक है. अ फिजिबिलिटी इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट वेदर द प्रपोज सिस्टम विल बी पॉसिबल टू बिल्ड विद द गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज. यानी फिजिबिलिटी स्टडी मैंने क्या बताया, क्या है कि अपने खुद का जायज़ा लेना. इससे अपना खुद का जायज़ा लेने से क्या होता है, सिस्टम का जायज़ा लेने से क्या होता है कि आपको ये समझ में आता है कि क्या हम जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है और जो रिसोर्सेज हैं, क्या उनका इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता. तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है. अफोर्डेबल गिवन द टाइम एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये भी चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई प्रोजेक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि लेट सपोज कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स क्या हैं. अब क्लाइंट कॉस्ट कम बोल रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि टाइम कम से कम लगे, कॉस्ट भी कम से कम लगे. तो ये चीज़ भी चेक की जाती है कि अफोर्डेबिलिटी है कि क्या हम मतलब इतनी गिवन कॉस्ट के अंदर काम करके दे सकते हैं या नहीं. एक्सेप्टेबल फॉर यूज बाय द इवेंचुअल यूज़र ऑफ द सिस्टम. इन्होंने ज़्यादा एलाबरेट नहीं करके लिखा है यहाँ पर, फॉर यूज बाय द इवेंचुअल यूज़र ऑफ द सिस्टम. खैर अब फिजिबिलिटी स्टडी से आपको किन सवालात के जवाबात मिलते हैं. कैन आई अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट, व्हाट आर माय मार्केट कंस्ट्रेंट, व्हाट इज़ कंपटीशन इन दिस फील्ड लाइक, हाउ डू आई प्राइस माय प्रोडक्ट. ठीक है. व्हाट बेनिफिट्स विल एक्वायर फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. इन तमाम सवालात के आपको जवाब मिलते हैं जब आप अपनी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं. ठीक है. A feasibility study is initiated by organization which feels there is need for change in the current system of functioning. ठीक है भाई. तो जब आप डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर हेल्प मिलती है इन तमाम सवालात के जवाबात देने में. अब आती है मेन यहाँ पर चीज़, ट्रांसलेशन ऑफ इनपुट्स. यानी अब आप क्या करते हैं, दिस फेज ट्रांसलेट दीज इनफॉर्मल इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र इनटू अ सेट ऑफ फॉर्मल स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स. लाइक आपने रिक्वायरमेंट गैदर की, फिजिबिलिटी स्टडी की, अब आप क्या करते हो कि इन तमाम इनफॉर्मल इनपुट्स को किस में कन्वर्ट करते हो, फॉर्मल स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि आप SRS तैयार करते हैं. व्हाट इज़ SRS, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. उसके बाद ही क्या होता है कि इस पर तो आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसमें आपने तमाम चीज़ें बता दी कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी. ठीक है. और शेड्यूल कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, टाइम का बता दिया जाता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर बनाने में, और कॉस्ट कितनी आएगी, लागत कितनी आएगी उसके ऊपर. और फिर जो आपका कस्टमर होता है उससे बाकायदा साइन भी इस पर लिए जाते हैं, क्योंकि कल को आपका जो क्लाइंट है वो मुंह कर जाए बात से कि नहीं मैंने तो रिक्वायरमेंट्स कुछ और कही थी और आपने तो कुछ और बना दिया. तो बेहतर क्या होता है कि आप एक RSD या SRS तैयार कर लो. है बिल्कुल ज़रूरी होता है, इसके बगैर तो RSD तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इवन आप लोगों ने भी ये चीज़, आप लोगों ने अगर किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम किया है तो आप लोगों की भी यही रिक्वायरमेंट होती होगी कि भाई पहले डॉक्यूमेंटेशन दे दी जाए. अगर डॉक्यूमेंटेशन होगी नहीं तो वर्बली तो काम चलता नहीं है ना भाई, कि वो वर्बली आपको सब रिक्वायरमेंट बता रहा है, ऐसा नहीं होता. ठीक है.
फुल टूटा हुआ है ना।